अच्छा, अगर सर्जियो बुस्केट्स के इस पूरे बार्सिलोना फेयरवेल वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें जब लियोनेल मेसी का एक हार्टफेल्ट इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखा तो मेरे को एक चीज़ कंफर्म और एकदम देजावू सा हुआ कि भैया पीके और लियोनेल मेसी के बीच में जो बकचोदी थी ना, इसका मतलब वो रियल और लेजिट थी। डू लेट मी नो कि तुमने वो चीज़ नोटिस की थी या नहीं। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एक ऐसा दिन जहां पे मेरे को लग रहा था कि ये चैंपियंस लीग डोमिनेटिंग होगा और हमसे मैच रिव्यू करेंगे, शायद से हमको एक दो अपडेट मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब खबर मिली है यहाँ पर बहुत तगड़ी तगड़ी। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस समय सर्जियो बुस्केट्स के फेयरवेल वाले चैप्टर की, और बस भाई सी देखो भाई, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं और इस बंदे के मैं बताया ये बहुत चुनिंदा बंदों में से है जिसको ये हर राइवल फैन ना, मतलब देखो गाली वाली सब चलता रहता है, जब मैच हारेंगे तो गाली दे देंगे, जब वो जीत जाएंगे तो होता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से और उसके प्लेइंग करियर को लेकर ना एक हमेशा से इटर्नल रिस्पेक्ट हर के उसमें रही है। और तुम सोचो कि यार कहीं ना कहीं सर्जियो बुस्केट्स को लेकर इस समय पूरी फुटबॉल कम्युनिटी में ताली बज रही है ना, आंसू बह रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये तो बार्सिलोना का प्लेयर है भाई, बारसा का लेजेंड है, उनको छोड़ के जा रहा है, अब फिर रिटायरमेंट थोड़ी ले रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब बारसा के प्लेयर इस चीज को लेकर थोड़े इमोशनल है और दिल जो ना उनका थोड़ा कमजोर सा हो गया ये मामला सुन के, वहीं अगर न्यूट्रल फुटबॉल फैंस की बात करें ना, इवन अगर रियल मैड्रिड फैन बेस की अगर तुम बात करो, वो भी इस समय काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज की, जो कि मेरे को भी पर्सनली काफी अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स इस समय सिर्फ बार्सिलोना को नहीं छोड़ रहा, बल्कि यूरोपियन फुटबॉल को वो शायद से मोस्ट प्रॉब्ली अलविदा कर रहा है। और ऐसे में उस लेवल का प्लेयर कहीं ना कहीं उसके लिए एक सॉफ्ट साइड हमेशा से रहती है। कहीं आप देखो ईडन हजार्ड के लिए, मेसट ओजिल के लिए, ये कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स हैं। और इनसे अगर सर्जियो बुस्केट्स की बात करें, इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग देम, इट्स अबाउट एक्चुअली में सर्जियो बुस्केट्स, मेरे को लगता है कि इस पूरे बार्सिलोना की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, लाइक अभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, रिसेंट 10-12 सालों की बात करें, तो लियोनेल मेसी के बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल है जिसको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। और यही एक बड़ा रीजन है कि बार्सिलोना पिछले 6-7 साल से, अगर 6-7 तो ज़्यादा हो गया, लाइक 2-3 साल की अगर हम बात करें, तो पिस रही है और सफ़र कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वो नेक्स्ट सर्जियो बुस्केट्स ढूंढ रही है, जबकि एक्चुअली में कभी है ही नहीं। लाइक वो होता है ना रीजन, सर्जियो बुस्केट्स का रीजन कौन है? अरे है ही नहीं भाई। यू जस्ट कैन नॉट रिप्लेस सर्जियो बुस्केट्स। 2008 में डेब्यू करने वाला बंदा एक टाइम पे फॉरवर्ड भी हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन इस प्लेयर की जो खासियत थी ना, वो पता है, ऑन द पिच ऑफ द पिच दोनों जगह थी। ऑन द पिच जिस तरीके के लाइन ब्रेकिंग पास होते थे, जिस तरीके की खूबी थी, जिस तरीके का परसोना था, मतलब लोग कहते थे क्लंकी प्लेयर है, तेज नहीं भाग सकता, गठीला सा लंबा सा प्लेयर, लेकिन जब आप इसको खेलते हुए देखते थे आपको लगता था कि आप पूरा का पूरा गेम पढ़ रहे हो। आपको लगता था कि सर्जियो बुस्केट्स की आंखों से आप पूरे के पूरे 22 प्लेयरों को आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, पूरे के पूरे इस पूरे पिच पे हर जो चीज़ हो रही है वो समझ पा रहे हो। वो विजन वो रखता था यहाँ पर, उतने ईगल ऐसा चील बैठा रखी है हमने। लेकिन ऑफ द पिच की बात करें तो उसके इंटरव्यूज भी वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन काफ़ी सही है। वो कहता है मेरे को कोई शोहरत वगैरह, मेरे को ये सब नहीं चाहिए भाई, मेरे को कोई वो नहीं चाहिए कि मेरे लिए तालियां बज रही है, मेरे लिए यहाँ पर चिल्लम चिल्ली हो रही है, और मेरे को बस सिंपल सा चाहिए भाई कि लाइक सब रिस्पेक्ट करें एंड दैट्स इट। और वो चीज़ उसने अचीव भी की है। खैर यहाँ पर अगर हम इस समय अगर बात करें रूमर्स की, तो भाई रूमर्स यहाँ पर ये है कि सऊदी में अल हिलाल वो ज्वाइन कर सकता है। अब देखो मैं तुमको यहाँ पर बहुत क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को लगता है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है लियोनेल मेसी के चैप्टर पे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लियोनेल मेसी का बस पूरे लाइक बारसा का जो ओल्ड गार्ड है उस पर हमेशा से एक बहुत पैनी नजर रहती है। मतलब लियोनेल मेसी का बारसा से है दिल का रिश्ता, लेकिन उसमें भी जो ओल्ड गार्ड है वो और भी ज्यादा घनिष्ठ नाता हो जाता है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो उस चीज पे नजर भी रखता है, तो वो भी एक अपने आप में चीज है। हाल ही में इनके बीच में डेट भी, मतलब डिनर लंच भी हुआ था, डेट क्या कह रहा हूँ मैं, लंच भी हुआ था, उसमें भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर जब इनके बीच में बात हुई होगी तो हमें ही तो पता चल रहा है कि शायद से सर्जियो बुस्केट्स बार्सिलोना को छोड़ रहा है। व्हाट इफ कि अगर उसने तभी मेसी को बता दिया हो कि भाई देखो मैं तो नहीं रुक रहा हूँ बारसा में, तो उसका कितना इंपैक्ट होगा। अब इसके रिगार्डिंग फैंस काफी ज्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि लियोनेल मेसी के लिए ही जगह बना रही है, इसलिए बारसा ने कहा कि नहीं। काफी लोग कह रहे हैं कि ये जावी तो रोकना चाहता था, बल्कि अल्टीमेटली ये सर्जियो बुस्केट्स का ही डिसीजन था, तो इसमें बारसा का कोई लेना देना ही नहीं है कि वो सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा को बेच के यहाँ पर मेसी के लिए जगह बना रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर वो दोनों नहीं, सर्जियो बुस्केट्स तो नहीं रुकना चाह रहा। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि अगर वो अल हिलाल ज्वाइन कर लेता है तो डेफिनेटली भाई सऊदी के इस क्लब को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है कि वो लियोनेल मेसी को भी यहाँ पर लैंड करवा सकता है। एंड हु नोस कि इस समय उस बारसा के बैक स्टेज वो जो स्क्रीन है ना, उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं।
तो मेसी वाला मेरे को लगता है डायरेक्टली इंपैक्टेड है, लेकिन मेरे को इसमें पूरे चैप्टर में मेसी इज नॉट द बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि आप यहां पर अपने वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट अगर हम मिडफील्डर की बात करें तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर रहे हो, कि मतलब क्या कर रहे हो, 5 गेम बाद और चला जाएगा, आप कैसे रिप्लेस करोगे? आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट सर्जी बुस्केट ढूंढने के चक्कर में अपनी मिडफील्ड मत डुबा देना। आप राइट बैक को टारगेट कर सकते हो, आप राइट विंग को टारगेट कर सकते हो, स्ट्राइकर लियोनेल मेसी, हर चैप्टर आप सारे पूरे कर लेना, लेकिन आप सर्जियो बुस्केट्स के बिना एक प्रॉपर, आई एम नॉट सेइंग कि उनको बुस्केट्स ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम भी टोनी क्रूज का अगर चला गया या फिर लूका मॉड्रिच तो उनको थोड़ी ढूंढेंगे, लेकिन उनकी जगह भी तो भरनी पड़ेगी। और इस प्लानिंग में मेरे को बार्सिलोना पुअर लग रही है और इसकी चर्चा इस समय चल भी रही है। खैर, इसी के साथ यहां पर बात करते हैं अब सबसे बड़ी अपडेट की, जो कि आज के अगर हम एपिसोड की बात करें तो दैट्स अ बिग बिग ब्लॉकबस्टर, कि भाई यहां पर टेलीग्राफ जो कि अपने आप में काफी रिलायबल है, उन्होंने यहां पर ये चीज पब्लिश करी है कि भैया देखो, पीएसजी में इस समय पॉलिटिकल ड्रामा और स्पोर्टिंग ड्रामा जो चल रहा है, इस पूरे क्राइसिस पे रियल मैड्रिड की नजर है। और ये चीज अब अपडेटेड इसलिए बताई गई है। अब तुम कहोगे रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे तो बहुत टाइम से चल रहा है यार, ये तो मतलब ऐसा है कि हर एक हफ्ते बाद जैसे आ ही जाता है, तो ये भी आ गया, एक बार फिर से स्टोरी पब्लिश होगी, इसमें नया गया है। अब इसमें नई चीज ये है कि यहाँ पर 2 चीज बताई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉलिटिकल और स्पोर्टिंग ड्रामा, जो कि अभी तक तो नहीं था, अब रिसेंट टाइम्स में हो रहा है, तो उसके बताया जा रहा है कि उसका इफेक्ट और गंदा पड़ रहा है। किलियन एम्बापे ने जो सोच के किया था कि भाई पीएसजी में मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा, मेरे को एक चैंपियन लीग विनिंग स्क्वाड बताया जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। नेमार जा रहा है, मेसी जा रहा है और स्पोर्टिंग और डूब रहा है, मतलब बिल्कुल ही खत्म ही हो रहा है। अब तुम में से काफी लोग आर्ग्यू कर सकते हो, तो वही चाहता होगा ना भाई, वही चाहता होगा कि मेसी और नेमार चला जाए और वो मेन मैन बने, बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि इतना भी नहीं चाहता होगा कि उसकी चैंपियन लीग विनिंग टीम इस समय लीग 1 विनिंग टीम भी ना बने। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से इस बार यह अपडेट बताया गया है कि भैया बेलिंगम के लिए जहां पैसे देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि किलियन एम्बापे के लिए पैसा नहीं है। 120 अगर बेलिंगम के लिए दे रहे हैं तो किलियन एम्बापे को भी फी पे करके खरीद सकते हैं। इस समय मैड्रिड के पास इतना बजट है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन है कि देखो, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। देखो, पहला पहलू ये है कि मेरे को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा इस समय, क्योंकि सही बताऊं तो विनीसियस जूनियर इस समय बेस्ट है। और मैंने इसको तमाम अपने पॉडकास्ट की अगर हम बात करें, अगर लाइव सेशन की बात करें, मैंने इसको कहा है कि इस समय थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि रियल मैड्रिड की अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें, विनीसियस की पर्टिकुलरली बात करें, तो वो इतना बेहतरीन खेल रहा है, उसमें किलियन एम्बापे जो कि मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट विंग खेलता है, तो कैसी बात कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि पोस्टर बॉय है कि किलियन एम्बापे हेडलाइन शो करेगा ही करेगा, तो ऐसा तो है कि भाई किलियन, उसको पेरेस को पता है कि पॉलिटिक्स तो है, तो वो करेगा तो है। और किलियन एम्बापे आज नहीं तो कल भाई आएगा ही जरूर रियल मैड्रिड में, तो मेरे को लगता है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो दूसरा पहलू है ना, वो यहाँ पर ये है कि भाई काफी लोग ये मानते हैं, और इस समय अगर तुम ट्विटर को और अगर हम गूगल पे खंगालोगे ना रिपोर्ट्स को, थोड़ा अंदर और पढ़ोगे ना कि लोग क्या सोचते हैं, एनालिस्ट क्या सोचते हैं, या फिर जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो जिनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था रियल मैड्रिड और पीएसजी में कि 2023 या फिर मोस्ट प्रोबेबली 2024 में किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड होगा ही होगा। और इसके पीछे ये बताया गया कि पीएसजी ने बस ये कंफर्म कर दिया था कि देखो यार, हमको ये फीफा वर्ल्ड कप में एज अ पीएसजी प्लेयर चाहिए, और इसलिए यहाँ पर तुम नहीं ले जा सकते। 2023 में ले जाओ, 2024 में ले जाओ, और 2024 में चाहे तो एज अ फ्री एजेंट ले जाना, या 2023 में या फिर तुम इसको फी पे करके ले जाना, क्योंकि 2025 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब होगा जब वो एक्सटेंड करेगा। 2024 में वो एज अ फ्री एजेंट जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा एक संकेत है। डू आई रियली बिलीव इन दिस? यार बिल्कुल नहीं। अभी तो मेरे को लगता है कि इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि रियल मैड्रिड का कोई फैन इस समय, बस हाँ इस पर नजर रखनी है, इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स इट्स किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को अपनी समर प्लानिंग की बात करते हैं, या फिर रियल मैड्रिड फैन को अपने आने वाले सीजन में किलियन एम्बापे के अराउंड अपने कुछ देखने चाहिए। कि अपन का सिंपल है, बेलिंगम है, विनीसियस, बेंजेमा, फरान गार्सिया यहाँ पर, और यहाँ पर लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज के साथ लास्ट सीजन हमको सही तरीके से निकालना है। एंड अगेन वी विल बैक कार्लो टिल द लास्ट मोमेंट। खैर, इसी के साथ रियल मैड्रिड के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि भैया जोशुआ किमिच को हम 2024 में खरीद सकते हैं। अब यहां पर जो अपडेट है ना, ये मेरे को बहुत अटपटी लगी, लेकिन जब मैंने थोड़ा और इस पर दिमाग लगाया तो मैं समझ गया कि अच्छा बात क्या है। अब देखो, बात यहां पर बताई गई कि देखो, ये एक टोनी क्रूज लूका मॉड्रिच का लास्ट है। इसका मतलब 2024 जब समर ट्रांसफर विंडो होगी तो हमारे 2 बहुत सीनियर मोस्ट और वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड इस गेम की हम बात करें, वो छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 4 मिडफील्डर होंगे, कामाविंगा, चुआमेनी, यहाँ पर बेलिंगम और वाल्वर्दे। अब मैं सबायोस को नहीं गिन रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबायोस तब तक निकल लेगा।
अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये चारों के चारों काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको गाइडेंस चाहिए, और ऐसे में जोशुआ किमिच है उस लेवल पे, है उस मेंटालिटी का, तो वो खेल सकता है। अब तुम कहोगे कि ठीक है तो भैया रियल मैड्रिड हिला रही है जोशुआ किमिच को सोच के, इसमें बायर्न कहाँ गई? देखो यहाँ पर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट है 2025 तक का, और 2024 में अगर वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं करता तो मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को बायर्न का अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो फ्री एजेंट के तौर पे तो नहीं जाने देंगे। लाइक लेवेंडाउस्की वाला सागा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो यहाँ पर जोशुआ किमिच को मतलब लेवेंडाउस्की वाला मतलब उस कंट्रोवर्सी को नहीं देखेंगे। जोशुआ किमिच को वो बहुत कहेंगे कि ठीक है भाई तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू कर रहा है, इसका मतलब तू जा सकता है और तू चला जा, ठीक है, अगर रियल मैड्रिड पैसा पे करती है तो काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि अब इसके दो रीज़न है, अगेन दो पहलू। पहला पहलू मेरा पहला दिमाग मेरा हिस्सा ये कहता है कि यार शायद से ज़रूर अच्छी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आइडिया बहुत दूर का है, तो ये इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आइडिया अच्छा है कि गाइड चाहिए। और दूसरा मेरे को ये कहता है कि यार डू वी रियली नीड गाइडेंस? भाई बेलिंगम की अगर हम बात करें, डॉर्टमुंड को कैरी कर रहा है भाई वो। अगर वाल्वर्दे की बात करें, फ्यूचर कैप्टन है। चुआमेनी की बात करें, कामाविंगा ने कंप्लीट कर लिया। चुआमेनी की बात करें, ऑलरेडी भाई वो सीख रहा है, तो 2024 तक इनको जरूरत भी होगी, तो एक्सप्लोरेटरी करें। तो अगेन काफी बस ये था कि हाँ हवा में चल रही है, तो तुमको मैंने बता दी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड क्यों नहीं हो सकता, उसका बड़ा रीजन है जोसे मोरिनो। अब हाल ही में यहाँ पर तुमको पता है कि लेवरकूजन और रोमा का मैच होने वाला है, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली जोसे मोरिनो ने पीएसजी की रिगार्डिंग दो टुक कहे। उसने कहा कि देखो ऐसी बात है, बकवास है, लेकिन अगर फेब्रिस हॉकिंस की बात करें, अगर यहाँ पर आरएमसी रिपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने तो यहाँ पर कंफर्म कहा है कि अंदर ही अंदर लुइस कैंपोस को मोरिनो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी पीएसजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूं क्यों यहाँ पर किलियन एम्बापे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जोसे मोरिनो आ रहा है। अब देखो सबसे पहली बात तो यह है कि डू आई रियली बिलीव कि जोसे मोरिनो आ रहा है? यस आई बिलीव, क्योंकि बाकी कोई देखो लो की साइनिंग ये नहीं करेंगे मैनेजर्स में, मेरे को नहीं, मैं इतनी से इनकी है ही नहीं, ये दिमाग लगाएंगे नहीं इतना। दे रियली नीड समवन जो कि इनको चैंपियन लीग जितवा दे। इनको नहीं स्क्वाड बिल्ड करना, और चैंपियन लीग जितवाना के लिए आपको किलियन एम्बापे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप कोई कुछ भी कर लो, लेकिन आप बिना किलियन एम्बापे के आप ये कहो कि आप, मैं कह रहा हूँ 300 मिलियन खर्च कर दो, फिर भी आप अगर आपने किलियन एम्बापे को सेल कर दे, पीएसजी इज नॉट गोइंग टू विन चैंपियन लीग, ये कंफर्म है। सब तो ट्राई कर लिया भाई, लियोनेल मेसी जा रहा है, नेमार जा रहा है, बट आप किलियन एम्बापे के नहीं कर सकते। आप सिर्फ बिना किलियन एम्बापे के तो पीएसजी चैंपियन लीग नहीं जीत सकते। जोसे मोरिनो इसके लिए प्रूव भी नहीं करेगा, मतलब वो नहीं आएगा। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो आई रियली होप कि शायद से जोसे मोरिनो कर लेगा। खैर अभी के हिसाब से तो 2024 तक कॉन्ट्रैक्ट है उसका रोमा में, और मैंने तुमको बहुत एपिसोड में बताया भी है कि वो अभी रोमा के ओनर्स के साथ बात कर रहा है कि भाई मेरे को कितना पैसा मिलेगा, और शायद से यहाँ पर पीएसजी किस तरीके से ऑफर करेगी वो भी डिपेंड करता है, बट मेरे को लग रहा है कि इसके बहुत बहुत चांसेस है। खैर इसी के साथ आप बात करते हैं अब थोड़ी सी चैंपियंस लीग की। भाई इंटर ने डेफिनेटली स्कूल किया है मिलान को, और जिस तरीके से पहले 10-15 मिनट इंटर ने खेला ना, मेरे को लग रहा था भैया ये 4-5 वाला है, और ऑलमोस्ट हो भी गया था। लाइक पहले 10 मिनट में 2 गोल मार दिए, फिर तीसरा गोल पोस्ट, और उसके बाद भी चांसेस मिस करे। चाहे हम यहाँ पर उस देखो मैं तो डाइव कहूँगा लोतारो मार्टिनेज के, लेकिन लोतारो मार्टिनेज ने 1-2 चांसेस और मिस किए। की पॉइंट्स जो मैंने इस मैच के रिगार्डिंग नोटिस किए हैं वो ये हैं कि देखो यार बिना राफेल लियाओ के एसी मिलान काफ़ी ज़्यादा लैक करती है, ऑफेंसिवली भी और डिफेंसिवली भी। अब देखो तुमको ये चीज़ समझ में आया कि राफेल लियाओ के बिना इनके पास ना ही कोई ट्रांजिशन, भाई आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ना ही इनके पास 1v1 ड्रिबलर है जो कॉन्फिडेंट है, और ना ही इनके पास एक ऐसा ब्रूटल, मतलब जो खोपड़ी खोल दे एक ही शूट में। जिरूड आज होल्ड अप में, मतलब आज आप देख सकते हो कि जेको को भी होल्ड अप के लिए यूज किया था, लुकाकू को भी होल्ड अप के लिए यूज किया था, और जिरूड को भी होल्ड अप के लिए ही यूज किया था, लेकिन कंट्रास्ट इतना ज्यादा बड़ा था भाई। जिरूड वाज नो वेयर टू बी सीन, और मैं कहूँगा कि जिरूड के आसपास की जो पर्सनैलिटीज खेल रही थी वो भी उस लेवल की थी नहीं भाई। अगर इंटर की बात करें वो तो बेखबर, वो तो ऐसा लग रहा था ऐसे उन्होंने पौवा मार रखा है, उनको पता है राफेल लियाओ नहीं खेल रहा, अब ये कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। और एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा था कि मिलान कुछ उखाड़ भी नहीं पा रही थी। मतलब सेकंड हाफ तो फिर भी बहुत अच्छा खेला मिलान ने, मैं कहूँगा कि बहुत इंप्रूव था, और मैं कहूँगा कि इंटर ने उनको चांस भी दिया काफ़ी कि भाई ठीक है तुम कर लो, चाहे सैंड्रो टोनाली का वो गोल पोस्ट की बात करें, लेकिन पहला हाफ तो बहुत ही खत्म था, मतलब बिल्कुल ही खत्म था। इंटर एक तो सबसे पहली बात थी कि इंटर की 3-5-2 की फॉर्मेशन थी, जिसमें उन्होंने विंग, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेंटल लेवल पे, वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली डोमिनेट कर गए थे कि 10 मिनट में 2 गोल थे, कि उनके जो विंग बैक्स थे वो उनके फुल बैक्स को ही कवर कर रहे थे। आपके 2 स्ट्राइकर, जेको की बात करें, लोतारो मार्टिनेज की बात करें, वो यहाँ पर इनके सेंटर बैक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें वो टोमोरी था, और यहाँ पर शायर था, कायर, जो भी है वो, जो भी प्लेयर है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती मुझे अब,
उसमें हो ये रहा था कि अब मिकितारिया की बात करें, बरेला की बात करें और काला नोगलू की बात करें, यही नाम है ना इसका, काला नोगलू की बात करें, ये मिडफील्ड में इतना 5 बंदे हैं मिडफील्ड में, सेंट्रल तो सारा ही बंद कर दिया। अब आपके पास राफेल लियाओ नहीं तो विंग पे भी कोई नहीं। अगर साले मेकर्स की बात करें वो भी कुछ नहीं कर रहा था, और अगर ब्राहिम दियाज की बात करें तो एक तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे ही कंपीट नहीं कर पा रहा था। यस, सैंड्रो टोनाली बहुत सही से डेवलप कर रहा था, बेस्ट था, लेकिन अब देखो राफेल लियाओ नहीं है, ओलिवियर जिरूड होल्ड अप नहीं कर पा रहा, ब्राहिम दियाज फिजिकली अपने आप को नहीं रख पा रहा, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो सेंट्रल एरियाज हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, ट्रांजिशन आप कर नहीं पा रहे, प्रेस आप कर नहीं पा रहे, और इंटर इस समय कॉन्फिडेंट है, 2-0 डाउन हो, मेंटल लेवल नीचे है, तो अब आप सेकंड लेग में कैसे जीतोगे, आई रियली डोंट नो, बट डू दे हैव अ चांस? एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि राफेल लियाओ एक ऐसा प्लेयर है, इन्होंने नेपोली जो बहुत तगड़ी टीम थी उसको भी 4-0 से हराया है, और एक नहीं उनको 3 बार हराया है, तो ऐसे में राफेल लियाओ कर सकता है। बस मैं ये सोच रहा था कि अगर एक आधा गोल मार देते तो चीजें बहुत बराबर हो जाती। बाकी ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये गेम काफी सही था, काफी मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5। मेरे को काफी बढ़िया लगा यहाँ पर। ओवरऑल लास्ट में जाता गेम थोड़ा डेड होता हुआ दिख रहा था, लेकिन बहुत बढ़िया गेम था, एंड आई रियली होप कि एसी मिलान को राफेल लियाओ वापस आए, एंड आई रियली होप कि इंटर फाइनल में चैंपियंस लीग में जरूर जाए। क्यों? बिकॉज दे डिजर्व, ऑफ कोर्स, मतलब दे डिजर्व तो मैं मतलब थोड़ा सा वैसा कह दिया मैंने, क्योंकि चैंपियंस लीग इज ऑल अबाउट द मोमेंट्स, बट कहीं ना कहीं कप कॉम्पिटिशंस में इंटर बहुत लीथल है इन कंपैरिजन टू एसी मिलान। हाउएवर अगर मैं फुटबॉल कम्युनिटी की बात करूं तो एवरीबॉडी हैज सॉफ्ट फॉर एसी मिलान।